नए साल की ढेर सारी मुबारकबाद। नया साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहे, यही दुआ करता हूँ। और आज फिर से हम लोग उपस्थित हुए हैं अपने बहुपर्यायी प्रश्नों को लेकर। जैसे कि आपको पता है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1A है, अगर आप बोर्ड का पेपर देखें, तो ये आपका एक सैंपल पेपर है बोर्ड का। इसमें अगर आप देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1A के लिए देखिए क्या सूचना दी गई है कि पर्यायी प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक फर्स्ट ए में पहले उत्तर को प्रधानता दी जाएगी। मतलब बच्चों इसका अर्थ क्या है कि आप बच्चे लोग क्या करते हो, चार ऑप्शन है ना, तो चारों ऑप्शन को, अलग अलग ऑप्शन को चार पेज पे लिखते हो और उसमें से एक तो सही हो जाएगा। तो इसके लिए बोर्ड ने क्या किया है कि जो पहला उत्तर आपका होगा वही मान्य होगा, बाकी के उत्तर आपके मान्य नहीं होंगे। अब अगर आप उत्तर लिखते समय आपको ऐसे लिखना है, मान लो पहला प्रश्न है, अब उसका आंसर मान लो ए है, पहले का ए राइट आंसर है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में ए लिख के उसके सामने उसका पर्याय लिख दो। अगर आप पर्याय नहीं लिखते हो, इतना भी लिखते हो, तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। अब दूसरे का मान लो बी आंसर है, तो सेकंड डालो और उसके सामने बी लिखो और उसका उचित पर्याय जो सही आंसर है वो आप लिखो। ठीक है, ये कुछ प्रश्न है जो हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस किए हैं और ये सैंपल पेपर है, इसीलिए बोर्ड का पेपर था, इसीलिए मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रखा है। ठीक है, अब हम लोग जो प्रश्न हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं वो ना करके कुछ नए प्रश्नों पे आते हैं। जैसे कि पहला जो पार्ट है, गुरुत्वाकर्षण। अब गुरुत्वाकर्षण का पहला प्रश्न देखो, यदि दो द्रव्य कणों के बीच की दूरी r हो, तो उसके मध्य क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, डैश डैश के अनुपात में बदलता है। तो हमेशा ध्यान में रखो बच्चों, ये वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम है। क्या है वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम? जो बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, वो उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। लेकिन उनके बीच की जो दूरी होती है, उनके बीच की दूरी के वर्ग का विलोमानुपाती। अब यहाँ विलोमानुपाती को हम लोग किससे दर्शाते हैं? एक बटे से दर्शाते हैं। तो एक बटा आर का वर्ग, एक बटा आर का वर्ग, यानी ये जो डी आंसर है ना बच्चों, वो अपना सही आंसर है। ठीक है, तो वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? तो वैश्विक गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? उनमें प्रयुक्त क्रियाशील बल जो है, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग का विलोमानुपाती होता है। इसीलिए एक बटा आर का वर्ग दिया हुआ है। अब दूसरा देखो क्या दिया हुआ बच्चों, पृथ्वी के पृष्ठभाग से, मतलब पृथ्वी के सतह से अगर आप ऊपर की तरफ जाओ, पृथ्वी के पृष्ठभाग से ऊंचाई, अगर मान लो ऊंचाई कितनी है? एच है, एच मतलब हाइट, हिंदी में ऊंचाई और इंग्लिश में हाइट। पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा वो आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो, गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी, कैपिटल जी क्या है? वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक है। वैश्विक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जिसको कहते हो कैपिटल जी है, स्मॉल जी अपना क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। तो गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र क्या होता है? जी बराबर कैपिटल जी गुणे एम, एम क्या है? द्रव्यमान, बटे आर धन एच, आर क्या है? दूरी, रेडियस, ओके, टोटल दूरी, प्लस एच मतलब ऊंचाई का वर्ग। तो जी बराबर जीएम बटे आर प्लस एच का होल वर्ग। ये सूत्र है, इस सूत्र का उपयोग करके आप पृथ्वी के पृष्ठभाग से जब कोई भी पिंड ऊपर की तरफ जाएगा तो उसका गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा। अगर मान लो ये प्रश्न आपको आता है कि भाई पृथ्वी के पृष्ठभाग से मान लो 10 मीटर की ऊंचाई पर कोई वस्तु है, कोई पिंड है, मान लो कोई गेंद आपने ऊपर की तरफ उछाल दी और वो ऊपर की तरफ 10
मीटर ऊपर चली गई तो उसका गुरुत्वीय त्वरण आपको ज्ञात करना है। तब उसके लिए आप बच्चे क्या करोगे, कौन सा सूत्र लगाओगे, सी वाला सूत्र लगाना। जी बराबर स्मॉल जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण बराबर कैपिटल जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, वैश्विक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जिसको कहते हैं। एम मास है, द्रव्यमान है, पिंड का द्रव्यमान है, बट आर धन एच का वर्ग। ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रश्न देखो दिया हुआ है बच्चों, यदि पृथ्वी के पृष्ठभाग पर किसी पिंड का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा। तो बच्चों कौन सा सूत्र लगाओगे, W बराबर M गुणे जी, है ना। W क्या होता है, भार होता है ना, यहाँ भार है। W वर्क भी होता है, वर्क जो है वो भार के बराबर होता है, इसलिए W लेते हैं। W बराबर M गुणे जी। अब G का मान आपको पता है, G का मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड का वर्ग। तो आपके पास W है, आपके पास G है, तो आप M निकाल सकते हो। कौन से सूत्र से, W बराबर M गुणे G का सूत्र लगाकर आप निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आपको जो आंसर है वो देखो कितना आएगा। अगर आपने ये सूत्र लगाया तो 10 न्यूटन आएगा। कितना आएगा, डी वाला आंसर आएगा 10 न्यूटन। डब्ल्यू बराबर एम गुणे जी, ये सूत्र लगाकर आप ज्ञात करोगे। जी की जगह पे 9.8 रखना, डब्ल्यू की जगह पे 60 न्यूटन रखना, तो आपको एम मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे पार्ट पे आते हैं, तत्वों का वर्गीकरण। और इसमें कुछ प्रश्न देखो लिए हैं, जैसे क्षारीय धातुओं। देखो अपने बाईं तरफ जो होता है वो एस खंड होता है ना, दाहिनी तरफ पी खंड होता है, बीच में डी खंड होता है, और सबसे नीचे कौन सा खंड है, एफ खंड है। तो जो आपका एस खंड होता है बाईं तरफ, उसमें देखो, इसमें दो समूह होते हैं, पहला समूह और दूसरा समूह। पहले समूह को क्षारीय धातु कहते हैं और दूसरे समूह को क्षारीय भू धातु कहते हैं। तो क्षारीय धातु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, पहला समूह है तो एक होगा। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप है इसलिए उसका आंसर एक आएगा। यानी पहले का जो आपका उत्तर है, पहले प्रश्न का उत्तर वो क्या होगा, पहला समूह यानी एक होगा। ठीक है, अब बच्चों दूसरा प्रश्न पढ़ने के पहले ही आपको उत्तर पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना, बाईं तरफ एस खंड होता है और एस खंड में सिर्फ दो ही समूह होते हैं। ठीक है, मान लो एस खंड आपका घर है, आपका घर है और उस घर में दो रूम है, तो पहला रूम का नाम क्या रख दो, क्षारीय धातु, और दूसरे रूम का नाम रख दो क्षारीय भू धातु। तो आप अब दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। अब दूसरा प्रश्न देखो क्या दिया हुआ है कि भू क्षारीय धातुओं की संयोजकता। संयोजकता मतलब क्या होता है बच्चों, अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। तो अंतिम कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन है इसलिए उनकी संयोजकता दो है। अब अब इनकी संयोजकता दो है तो ये कौन से समूह में मिलेंगे, दूसरे समूह में मिलेंगे। ठीक है, अर्थात उनका आधुनिक आवर्त सारणी में स्थान कहाँ पे होगा, दूसरे समूह में होगा। क्षारीय धातु कहाँ पर होंगे, पहले समूह में होंगे। क्षारीय भू धातु कहाँ पर होंगे, दूसरे समूह में होंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर क्षारीय धातु कौन कौन से हैं, तो सोडियम, पहले हाइड्रोजन से शुरू होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये क्या है, क्षारीय धातु। ठीक है, अब तीसरे प्रश्न पर आ जाते हैं बच्चों। और तत्व एक्स, मान लो कोई तत्व है एक्स। अब यहाँ पे एक्स मतलब हैलोजन मत समझ लेना बच्चों, क्योंकि हम लोग तत्वों के वर्गीकरण में हैलोजन को एक्स से दर्शाते हैं। ठीक है, एक्स मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। लेकिन यहाँ पर एक्स का मतलब कुछ और है। ठीक है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन आपके पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि
ये इसमें बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। एक्स देखते हैं तो वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब ढूँढना चालू करते हैं और ऑप्शन में देखो ये तो दिया ही नहीं है। ऑप्शन में देखो सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमीनियम है और सिलिकॉन है। तो बच्चों को क्या लगता है कि ये जो क्वेश्चन दिया है वो गलत है। तो इसके लिए जब ये प्रश्न मान लो आपके बोर्ड एग्जाम में आया, तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पर जो x है ना, इस x का मान कुछ और है। यहाँ x फॉर हेलोजन नहीं है, यहाँ x फॉर आपका क्या होगा, पहला समूह होगा नहीं तो दूसरा समूह, यानी क्षारीय धातु होगी नहीं तो क्षारीय भू धातु होगी। अब तक तो x के क्लोराइड का अणुसूत्र देखो दिया है। अगर आपने x को क्लोरीन के साथ मिला दिया बच्चों, अब आप बोलोगे सर आप क्लोरीन बोल रहे हो, यहाँ क्लोराइड दिया हुआ है। तो बच्चों एक चीज ध्यान में रखना, जब किसी भी तत्व के ऊपर ऋण आयन होता है ना, तो उसके नाम में IDE लास्ट में जरूर आएगा। इसीलिए जब हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन लेता है ना, तो वो हलाइड बनाता है, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऐसा मिलेगा। तो आपको पता है कि कोई भी अणुसूत्र में पहला पार्टनर जो होता है ना, वो हमेशा धनात्मक होता है और दूसरा पार्टनर ऋणात्मक होता है। कभी भी आप कोई भी अणुसूत्र ऐसा नहीं देखोगे कि दो धन होंगे दो ऋण होंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि जो विपरीत चिन्ह होते हैं उन्हीं में आकर्षण होता है। समान चिन्ह होंगे तो प्रतिकर्षण होगा। जैसे चुंबक का उदाहरण ले लो, चुंबक में अगर आप उत्तर उत्तर ध्रुव को मिलाओ तो वो कभी चिपकेंगे नहीं, दक्षिण दक्षिण ध्रुव को मिलाओ तो कभी चिपकेंगे नहीं, हो आकर्षित नहीं होंगे। लेकिन एक उत्तर और एक दक्षिण होगा तब फटाक से चिपक जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से जब हम कोई यौगिक बनाते हैं, कोई पदार्थ बनाते हैं, तो एक अपना धन होना चाहिए और एक ऋण होना चाहिए। ठीक है, एक धन होना चाहिए और एक ऋण होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो पहले धन का स्थान है और फिर क्या है, ऋण का होता है। पहले नंबर पे धन आएगा, दूसरे नंबर पे ऋण आएगा। इसीलिए यहाँ क्लोराइड दिया है, हालाइड दिया हुआ है। तो जब X को हम क्लोराइड के साथ में मिलाएंगे तब क्या बनेगा, HCl बनता है। और यह यौगिक उच्च द्रव्यणांक वाला होता है। देखो क्वथनांक और द्रव्यणांक होता है बच्चों। द्रव्यणांक यानी जब ठोस पिघल कर द्रव बनता है, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है उसको द्रवणांक कहते हैं। और जिस तापमान पर द्रव उबलकर गैस बनता है, भाप बनता है, उसको क्वथनांक कहते हैं। तो यहाँ द्रवणांक है। तो किसका द्रवणांक सबसे ज्यादा होगा बच्चों, जो सबसे अधिक क्रियाशील होगा। अब सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है, पहला समूह होता है। अब आप बोलोगे सर पहला ही समूह क्यों क्रियाशील होता है, क्योंकि बच्चों पहले समूह में अंतिम में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब उसको अपना अष्टक पूरा करना है। देखो टारगेट क्या है, जैसे आप लोगों का टारगेट क्या है कि 10वीं पास होना है, कैसे भी करके हमको 35 मार्क मिल गए, 35 मिल गए और हम पास हो जाए। ये सबका पहला एम तो सबका यही रहता है कि कम से कम 35 नंबर तक का हम लोग अचीव कर लें। उसके बाद एक बार 35 नंबर की तैयारी हो गई और टाइम बचता है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर 80 नंबर की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से जितने भी तत्व है ना, 118 तत्व हैं, वो सभी 118 तत्वों की कोशिश क्या है कि उनकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब 8 ही क्यों होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है अष्टक किसका है, निष्क्रिय गैस का, शून्य गैस का, नोबल गैस जिसको कहते हैं, राजवायु। राजवायु बोलते हैं ना, जैसे राजा महाराजा लोग सिंहासन पे बैठे रहते हैं, वैसे ही राजवायु कौन है, निष्क्रिय गैस है। उनकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो बेचारे आराम करते हैं, ना किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं ना किसी से लेते हैं। तो अब उनके पहले 8 के पहले 1 से 7 जिनकी अंतिम कक्षा में 1 से 7 इलेक्ट्रॉन है, अब वो सब कोशिश करते हैं कैसे भी करके हमारा भी 8 हो जाए और हम लोग भी आराम करें। ठीक है,
तो ये जो सोडियम है, सॉरी, ये जो पहला समूह है, इनकी अंतिम कक्षा में एक है, कोई भी उनको साथ देने वाला नहीं है, तो बेचारे इनके पास एक ही रास्ता है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दें। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे ना, तो इनकी अंतिम कक्षा में 8 हो जाएगा, क्योंकि उसके पहले वाला 8 है। तो इसलिए इनके पास एक ही रास्ता है इलेक्ट्रॉन त्याग करने का, इसलिए ये अधिक क्रियाशील होते हैं। और उनमें सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है बच्चों। सोडियम धातु है, लेकिन वो नरम होता है, लहसुन के जैसा होता है, उसको अपने हाथ से आप तोड़ सकते हो, लेकिन हाथ पे रखोगे तो हाथ जल जाएगा, इतना क्रियाशील होता है। अब ये क्रियाशील है, इसीलिए इसका द्रव्यमान क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका, ए, सोडियम। ठीक है, तो जब ये सोडियम क्लोरीन के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, NaCl, नमक। ठीक है, तो जो नमक ज्यादा खाता है उसकी हड्डियां गल जाती हैं, क्यों, क्योंकि सोडियम बहुत अधिक क्रियाशील है ना, इसके लिए। इसीलिए देखो, कहा जाता है ना, खाने में स्वादानुसार नमक होना चाहिए। अगर आप ज्यादा नमक खाओगे तो आपकी हड्डी गल जाएगी, मतलब आप पतले हो जाओगे। तो जो मोटे लोग हैं वो पतले होने का ये तरीका नहीं अपनाए, नहीं तो दूसरी बीमारी भी हो जाएगी। ठीक है, अब तीसरे पाठ पे आते हैं, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाओं का समीकरण है बच्चों, आपको पता है रासायनिक अभिक्रिया में बाएं तरफ आपका अभिकारी पदार्थ होता है, दाहिने तरफ परिणामी पदार्थ होता है। अभिकारी पदार्थ और परिणामी पदार्थ को अलग करने के लिए तीर का निशान का उपयोग किया जाता है, और वो तीर का निशान हमेशा परिणामी पदार्थ की तरफ होता है। हर पदार्थ की कोई ना कोई अवस्था होती है, आपको पता है 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। जब आप कभी भी रासायनिक समीकरण लिखोगे, ठीक है, रासायनिक समीकरण तो वैसे आप लोगों को कठिन लगता है, मुश्किल से लिखोगे, लेकिन कभी भी अगर आप तैयारी करोगे तो उसकी अवस्थाएं ध्यान में रखना। ठीक है, क्योंकि इन अवस्थाओं पे भी आपके मार्क्स होते हैं। अब पहला प्रश्न है, देखो, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के साथ में के विलयन में जब उसकी अभिक्रिया की जाती है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है वो आपको पता करना है। तो आप लोगों ने अलग अलग तरह की अभिक्रिया सीखी है, संयोग की अभिक्रिया सीखी है, विस्थापन की, युग्म विस्थापन की, विघटन की, ये सब आप लोगों ने पढ़ा है। तो देखो, जब लोहे को कॉपर सल्फेट के साथ में क्रिया कराओगे, तो मैंने आपको धातुओं के निष्कर्षण में सिखाया है कि अधिक क्रियाशील धातु, मध्यम क्रियाशील धातु और कम क्रियाशील धातु। तो जो अधिक क्रियाशील धातु होते हैं, वो क्या करते हैं, मध्यम और कम क्रियाशील धातु को हटा देते हैं, उनकी जगह हटाकर वो खुद ही आकर बैठ जाते हैं। तो उसको हम विस्थापन की अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर लोहा जो है ना, वो कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है। इसीलिए लोहा क्या करेगा, कॉपर को मार के भगा देगा और खुद आके बैठ जाएगा, और क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट बनाएगा, FeSO4 आयरन सल्फेट बनाता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया का जो नाम है वो है विस्थापन की अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन। यानी सी वाला आंसर अपना क्या है, सही है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरे प्रश्न का रासायनिक समीकरण देखो बच्चा तीसरे में है। ठीक है, जब जस्ते के बुरादे, बुरादे यानी पाउडर, बारीक टुकड़ा, ठीक है, जैसे लोहे को काटते हैं ना, कभी वेल्डिंग कटिंग वाले के यहाँ देखो, जब वो काटते हैं तो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं, तो उसको बुरादा कहते हैं। ठीक है, तो वैसे जस्ते के बुरादे को कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर आप डुबाते हो, किसमें डुबाओगे, कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो क्या होगा बच्चों, अब देखो कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है। तो जब आप अब जस्ता क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो यहाँ पर भी जस्ता भी कॉपर को मार के भगा देगा, और क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा। और जिंक सल्फेट ना बच्चा रंगहीन होता है, उसका कोई रंग नहीं होता है। इसलिए आपके इस प्रश्न का उत्तर, जब जस्ते के बुरादे को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, तब रंगहीन क्या बनेगा, रंगहीन विलयन बनेगा,
रंगहीन विलयन आपका सही आंसर है और उसी का रासायनिक समीकरण देखो तीसरा है और इसका भी उत्तर मैंने आपको बता दिया। जिंक जो है वो कॉपर को भगा देता है, क्यों? क्योंकि जिंक ज्यादा शक्तिशाली है, अधिक क्रियाशील है कॉपर से। कॉपर कम क्रियाशील है या मध्यम क्रियाशील धातु है, तो इसलिए जिंक क्या करेगा, कॉपर को हटा के वहां खुद आ जाता है और जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर देखो साइड में हट गया। इस क्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन की अभिक्रिया कहते हैं। तो ए वाला आंसर आपका राइट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इस पाठ में बहुत सारे बहुपर्यायी प्रश्न है। हम लोगों ने पिछली बार भी 3-4 प्रश्न डिस्कस किए थे, अभी भी 3-4 यानी 6-7 मुझे लगता है इस चैप्टर से अपना बहुपर्यायी हो गया है। और आप लोग ये जैसे मैंने आपको बताया है कि बहुपर्यायी में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ 2 बार पढ़ना है। एक बार अभी पढ़ लो, एक बार एग्जाम के टाइम पढ़ लो बस, क्योंकि आंसर आपके सामने है। 4 ऑप्शन देखो आपके सामने रहेंगे और आपको पता है चारों में से एक ही राइट होगा। तो अगर आप 2 बार पढ़े होंगे ना, तो आपके दिमाग में फटाक से क्लिक हो जाएगा एग्जाम में कि अगर ये प्रश्न है तो ये आंसर होगा। अब मान लो जैसे तीसरा प्रश्न आया, आपने अभी एक बार पढ़ लिया, एक बार एग्जाम टाइम पे अगर आप पढ़ लेते हो, तो फटाक से आपको क्लिक होगा, अरे इसका आंसर तो विस्थापन है, ए राइट आंसर। ठीक है, तो ये और मैंने आपको पहले भी बोला, ये बोर्ड की तरफ से आपको गिफ्ट है। बहुपर्यायी प्रश्न 5 नंबर साइंस 1 में, 5 नंबर साइंस 2 में, 10 नंबर। तो ये बहुपर्यायी प्रश्न, बाकी प्रश्नों में आपको कैसे बाहर करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, 1-2 बार 3 बार 4 बार पढ़ोगे तब जाके याद होगा। इसको आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, 2 बार पढ़ लो बस, तीसरी बार डायरेक्ट बोर्ड में बैठ जाओ, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथे पाठ में देखिए, चौथा पाठ विद्युत धारा का प्रभाव है बच्चों, विद्युत धारा का प्रभाव। और जैसे कि ये पाठ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बड़े प्रश्नों में आते हैं और इसलिए ये पाठ आप लोगों को अच्छे से करना है। और देखिए इसमें विद्युत धारा निर्मित करने वाले उपकरण। अब विद्युत धारा निर्मित करने वाले कौन से उपकरण हैं वो आपको बताना है। तो विद्युत धारा निर्मित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बच्चों? जनरेटर का। तो जनित्र या जनरेटर का उपयोग किया जाता है विद्युत धारा निर्मित करने के लिए। देखो गांव वगैरह में आपने देखा भी होगा, शादी वगैरह में जनरेटर रहता है ना, डीजल डालते हैं और उसको घुमाते हैं, फिर चालू हो जाता है और लाइट आ जाती है। दूसरा है लघु परिपथन में, परिपथ में विद्युत धारा का परिमाण। देखो लघु परिपथन, ये इस बार जो मार्च का पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न आया था, लघु परिपथन परिपथन। तो ये आप ध्यान में रखना, लघु परिपथन किसे कहते हैं और उसका उपयोग क्या है। तो जब लघु परिपथन में जो परिपथ होता है, जो सर्किट होता है, उसमें विद्युत धारा का जो परिमाण है, वो परिमाण क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट वगैरह होने की संभावना ज्यादा हो जाती है ना। तो तीसरा है विद्युत धारा का वहन करने वाले किसी सरल चालक द्वारा निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखानी है बच्चों। क्या दिशा दिखानी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम का उपयोग करेंगे। आपको पता है कि अगर किसी चालक को, विद्युत चालक को आप दाहिने हाथ में पकड़ो, ऐसे पकड़ो कि जो अंगूठा है वो ऊपर की तरफ हो और लपेटी हुई उंगलियां जो है वो विद्युत चालक तार को लपेटी हुई हो, तो जो अंगूठा ऊपर की तरफ है वो विद्युत धारा की दिशा दर्शाता है और जो लपेटी हुई उंगलियां है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती हैं।
तो ये क्या है, आपके दाहिने हाथ का नियम है, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। तो पहला ए आपका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, और भी प्रश्नों को आप करने की कोशिश करिए। उष्मा, पांचवा जो चैप्टर है बच्चा, उष्मा। अब ये जो उष्मा, हीट, इसमें पानी का जो असंगत व्यवहार है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पानी का असंगत व्यवहार और होप का उपकरण। तो 4 डिग्री सेल्सियस है ना, तो इसीलिए वो पानी का संगत व्यवहार और होप के उपकरण को के ऊपर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, उसको आप ज़्यादा करने की कोशिश करिए। अब पहला प्रश्न इसमें देखो क्या दिया हुआ है कि डैश डैश का उपयोग जल के असंगत व्यवहार, जल यानी पानी, पानी के असंगत व्यवहार के अध्ययन के लिए किया जाता है। अब किसका उपयोग पानी के असंगत व्यवहार के लिए किया जाता है, वो अभी मैंने आपको बताया है कि होप के उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखो बच्चों, होप के उपकरण में एक पतली नली होती है, बीचों बीच शंक्वाकार, एकदम बेलन के आकार का, और उसके चारों तरफ लपेटा हुआ रहता है। एक बड़ी नली होती है, बड़ी नली में बर्फ डाला जाता है, और ऊपर और नीचे थर्मामीटर डाला जाता है, और फिर उसके बाद जो पानी उसमें इकट्ठा होती है, उसका तापमान आपको ज्ञात किया जाता है। तो कम तापमान पर पानी का प्रसरण होता है और ज़्यादा तापमान पर पानी का संकुचन होता है, ये उल्टा है। बाकी सब जगहों पर कैसा है, तापमान बढ़ेगा तो प्रसरण होता है, और तापमान कम होता है तो संकुचन होता है। यहाँ उल्टा है, तापमान कम करने पर प्रसरण हो रहा है और तापमान बढ़ाने पर संकुचन हो रहा है, 0 से 4 डिग्री। यही तो पानी का संगत व्यवहार है। तो होप के उपकरण का उपयोग किया जाता है। अब दूसरा प्रश्न है, जब पानी उबलकर भाप में रूपांतरित होती है, पानी को जब आप उबालते हो, और जब देखो पानी कितनी डिग्री सेल्सियस पर आकर उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जब पानी उबलेगा, तब क्या होता है, वो भाप के रूप में रूपांतरित हो जाता है। और जब पानी भाप के रूप में रूपांतरित होता है, तो उसमें से क्या बाहर आती है, उष्मा, हीट क्या होती है। अब देखो, पानी को उबालना है, तो पहले आप ठंडा पानी टोप में लोगे और फिर गैस चालू करोगे। तो जब आप गैस चालू करोगे और कुछ समय के बाद देखो, टोप क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसका अर्थ क्या है कि उसने उष्मा, हीट को अपने अंदर लिया। जब हीट अपने अंदर आती है, तब क्या होता है कि पानी उबलना स्टार्ट होता है। और कौन से तापमान पर पानी उबलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होता है, उबलता है। ठीक है बच्चों, तो ये उष्मा अवशोषी, देखो दो तरह की रासायनिक अभिक्रियाओं में दो क्रियाएं होती है, उष्मा उन्मोची और उष्मा अवशोषी। उष्मा उन्मोची का अर्थ क्या होता है, जिसमें उष्मा बाहर निकाली जाती है, उसको उष्मा उन्मोची कहते हैं। और जिस क्रिया में उष्मा अंदर ली जाती है, हीट अंदर आती है, उसको उष्मा अवशोषी कहते हैं। बच्चा, ये दोनों जो क्रियाएं हैं, वो स्थिर तापमान पर होती हैं। तो उष्मा अवशोषित होती है और तापमान क्या रहता है, स्थिर बना हुआ रहता है। तो उष्मा अवशोषित है और तापमान स्थिर बना हुआ है। तो ए वाला आंसर इसका राइट है। अब तीसरा प्रश्न देखिए, स्थिर दाब पर जब घनीभवन की प्रक्रिया होती है, घनीभवन, स्थिर दाब पर जब घनीभवन, घनीभवन को इंग्लिश में कंडेंसेशन कहते हैं बच्चों। अब आप सोचोगे सर, ये घनीभवन कब होता है,
तो बच्चों देखो, जब आप पानी को गर्म करते हो तो वो वाष्प बनती है। उस वाष्प को अगर आप, वो वाष्प क्या होती है, गर्म होती है। उस वाष्प को अगर हम ठंडा करते हैं तो पुनः वह पानी में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है? जैसे उदाहरण के तौर पे अभी घर में भी, अगर आपके घर में आपकी मम्मी वगैरह जब पानी गर्म करती हैं तो ऊपर ढक्कन रखती हैं। जब पानी ठंडा हो जाता होगा तो आपने देखा होगा कि ढक्कन के ऊपर क्या होता है, पानी की बूंदें जमा होती हैं। तो कभी आपने सोचा कि ये पानी की बूंदें क्यों जमा हुई हैं? क्योंकि जब पानी गर्म करते समय उसको ढक के रखा जाता है, और जब गर्म करते हैं तो गर्म वाष्प बनती है। वो वाष्प क्या होती है, गर्म वाष्प उस टोप के ढक्कन के ऊपर आके चिपक जाती है, और जब वो ठंडी होती है तो फिर से वो पानी में रूपांतरित हो जाती है। इस प्रक्रिया को घनीभवन कहते हैं। ठीक है? इंग्लिश में कंडेंसेशन और हिंदी में घनीभवन। तो जब स्थिर दाब पर जब घनीभवन की प्रक्रिया होती है, तब बच्चों उसमें क्या होता है? अब देखो, जब आप पानी को गर्म करते हो तो ऊष्मा को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। ठीक है? और जब आप पानी को ठंडा करोगे तो क्या होगा? पानी ठंडा होता है, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि हीट जो है वो बाहर निकली ना, ऊष्मा उन्मोची हुई। ऊष्मा उन्मोची यानी अंदर की ऊष्मा, अंदर की जो हीट है, पानी के अंदर की हीट अब वो बाहर निकल गई, तो उसको क्या कहते हैं? ऊष्मा उन्मोची। कौन सी प्रक्रिया कहेंगे? ऊष्मा उन्मोची। और यहाँ पर भी बच्चों तापमान क्या रहता है? स्थिर रहता है। तापमान क्या होगा? स्थिर रहता है। तो अब ऊष्मा, जब देखो जल का असंगत व्यवहार करना है तो होप के उपकरण का उपयोग करना है। पानी को उबालना है तब ऊष्मा को अंदर लेना पड़ेगा और स्थिर तापमान पर रहेगा। और जब गर्म पानी को ठंडा करना है, घनीभवन करना है, तो ऊष्मा उन्मोची होगी, लेकिन वो भी क्या होगा? स्थिर तापमान पर होता है। कौन से तापमान पर होगा बच्चों? स्थिर तापमान पर होता है। अब यहाँ पर जो आपके बोर्ड के कुछ प्रश्न हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये है, मेंडलीव के आवर्त सारणी, बोर्ड का है इसीलिए थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं कि मेंडलीव के आवर्त के नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके डैश डैश के आवर्त फलन होता है। देखो बच्चों, डोबे रायनर के त्रिक का नियम, न्यूलैंड के अष्टक का नियम और मेंडलीव की आवर्त सारणी। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये तीनों में क्या समानता है, तो आपका जवाब होगा सर ये तीनों ने परमाणु का द्रव्यमान यूज किया, जिसको हम परमाणु भार कहते हैं। यानी तत्वों को उनके परमाणु भार के आरोही क्रम के आवर्त फलन रखा। आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम, तत्वों को उनके परमाणु भार के हिसाब से रखा। ठीक है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान। डोबे रायनर ने क्या किया? तीन तीन तत्वों को का एक समूह बनाया जिसको त्रिक कहते हैं, और क्या कहा उसने कि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार को जोड़कर उसका अगर आप औसत निकालोगे तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार आएगा। ठीक है? लेकिन जैसे जैसे परमाणु द्रव्यमान बढ़ते गए उसका यह नियम सफल नहीं हो पाया। फिर दूसरे वैज्ञानिक आए न्यूलैंड। न्यूलैंड के अष्टक, अष्टक यानी आठ। तो उन्होंने जैसे बताया कि संगीत में 7 सुर होते हैं और सा से शुरू होकर सा पर खत्म होता है। उसी तरह से पहले और आठवें तत्व का जो गुणधर्म है वह क्या होता है? समान होता है। तो कुछ में तो ये सफल हो गए, कुछ जो छोटे तत्व थे जिनका परमाणु द्रव्यमान कम था उनमें ये सफल हो गए। लेकिन जैसे जैसे तत्वों की खोज होते गई
और परमाणु भार बढ़ने लगे तो उनका ये नियम सफल नहीं हो पाया। फिर तीसरे आए मेंडलीव। मेंडलीव कुछ हद तक सफल हुए, मान लो 60% वो सफल हो चुके थे। मेंडलीव ने भी तत्वों को उनके परमाणु भार के आरोही क्रम में रखा, ठीक है। और उन्होंने सॉरी, तत्वों को क्या काम किया, समूह और आवर्त में बांट दिया। जो क्षैतिज पंक्तियां यानी खड़ी लाइन, जैसे इलेक्ट्रिक का खंभा होता है ना, उसको क्षैतिज पंक्ति कहते हैं। तो उन्होंने 8 क्षैतिज पंक्तियां बनाई और उसको उन्होंने समूह नाम दे दिया और हर समूह को 2 उप समूह में बांट दिया। मान लो पहला समूह है तो फर्स्ट ए फर्स्ट बी, और उसको रोमन नंबर से दिखाया। रोमन नंबर आपको पता है, फर्स्ट कैसे लिखते हैं रोमन में, तो फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, ऐसा करके उन्होंने 18 किए। 8वें को उन्होंने जो डी ब्लॉक है उसको उन्होंने 3 समूह में बांट दिया था। और जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है उनको 7 हॉरिजॉन्टल रो जिसको आप कहते हैं, उनको आवर्त नाम दिया। उन्होंने 7 आवर्त बनाए और 7 आवर्त को उन्होंने अंग्रेजी के नंबर से दिखाया, 1 2 3 4 ऐसे करके 7 दिखाए। लेकिन और ये बहुत ही चालाक थे, इनको पता था कि जब तक तीनों मेंडलीव की आवर्त सारणी बनी तब तक शायद 63 तत्वों की खोज हुई थी। उनको लगा कि बाद में भी और भी 3 तत्व खोजे जाएंगे, तो उन्होंने उसके लिए जगह छोड़ के रखी और उसका नाम भी उन्होंने रख दिया, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों। आपने भी देखा होगा, अगर आप बोर्ड का पेपर देखोगे तो ये बहुत बार आया हुआ है। जोड़े मिलाओ में भी आ सकता है, रिक्त स्थान में भी आ सकता है। एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। बाद में स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम नाम रखा गया, ठीक है। लेकिन इनकी भी आवर्त सारणी में बहुत सारी गलतियां निकली। फिर उसके बाद आए मोस्ले आए। मोस्ले ने आधुनिक आवर्त सारणी बना दी और उन्होंने क्या बोला कि ये समूह को समूह में बांटने की जरूरत नहीं है, सीधा अंग्रेजी का जो नंबर 1 to 18 है ना वही डाल दो, 1 2 3 4 करके उन्होंने पूरा 18 तक डाल दिया। तो अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आप 8 बोलते हो, अष्टक बोलते हो और हमारे आवर्त सारणी में तो 18 है, तो वहाँ 18 बोलना चाहिए ना कि हर तत्व के अंतिम कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ना कि 8 होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ध्यान में रखो कि अंतिम कक्षा में 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 नहीं होते हैं, अष्टक होता है। और ये अष्टक क्यों होता है, क्योंकि जितने भी अपने निष्क्रिय गैस हैं उनकी अंतिम कक्षा में 8 ही इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, 18 नहीं मिलते। इसीलिए हम लोग बोलते हैं 10 + 8। 10 कौन सा होता है, अपना नियॉन, निष्क्रिय गैस हो गई ना, और +8 ऐसा 18। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान इसका सही आंसर है। और मोसले ने तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में रखा, ये ध्यान रखो बच्चों। इसीलिए मोसले की जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो फेमस हुई और सफल हुई, और आज भी लोग मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी का उपयोग करते हैं, ठीक है। क्योंकि उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में रखा, परमाणु भार के आरोही क्रम में नहीं रखा, ठीक है। आ, एक मिनट। हवा में उपस्थित पानी की मात्रा का मापन जिस राशि द्वारा किया जाता है वो क्या है, सापेक्ष आर्द्रता। किसमें मापा जाता है, सापेक्ष आर्द्रता में। निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता होती है, तो ये आपके ऊष्मा वाले चैप्टर में है, उष्मांक और आर्द्रता। तो सापेक्ष आर्द्रता में नापा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मानव नेत्र सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी
यानी अपनी जो आंखें हैं और अपनी जो वस्तु है उसके बीच में कम से कम 25 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर का गैप होगा तभी आप किसी वस्तु को आप आसानी से पढ़ सकते हो। अगर आप बुक को अपनी आंखों से चिपका कर पढ़ो तो नहीं पढ़ पाओगे। उनके बीच की दूरी कम से कम 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसीलिए 25 सेंटीमीटर ये न्यूनतम दूरी है, कम से कम 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है। हमारे सौर मंडल का सबसे नजदीक का खगोलीय पिंड क्या है? चंद्रमा है। ये हम लोगों ने कर लिया है बच्चों। हाँ बच्चों, अब किसी को कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चन करना है? हाथ उठाओ बेटा, किसी को कुछ पूछना हो तो हाथ उठाओ। किसी का कुछ प्रश्न हो तो हाथ उठाइए। ठीक है सर, लेक्चर फिनिश करते सर। ओके सर, थैंक यू।